आ जाओ, कितने पॉइंट हो गए हमारे, अब तो बिल्कुल छोटे छोटे रह गए हैं। सेक्शन 44A, सेक्शन 44AB, देन पेमेंट ऑफ द सैलरी। वैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी फिर दोबारा से बोल रही हूँ कि जो ये सेक्शंस हैं इनको याद बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब सेक्शन 44AA, सेक्शन 44AB, पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत है। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत का मतलब क्या है कि जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे प्रोफेशन के बारे में कि पता चलेगा कि हाँ कि हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कितना हो रहा है या कितना नहीं हो रहा, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि पहले तो ये तो बता दो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है या नहीं है, उसके बाद हम ऑडिट के बारे में सुनेंगे। आपको पता है कि आप 1 अप्रैल 2023 के अंदर आने के बाद 31 मार्च 2024 तक जो आपने प्रीवियस ईयर कमाया है, ठीक है, उसके ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, असेसमेंट ईयर को टैक्स देने से पहले ITR 31/7/2024, ठीक है, 31 जुलाई होती है, ठीक है, 31 जुलाई को ITR फिल करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट करवाने का मतलब क्या है, चेक करवाना पड़ता है कि जो भी आपने अपने इनकम्स को बताया है, जितने आपने खर्चों को बताया वो एक्चुअल में हुए हैं या नहीं हुए। उसके लिए एक स्पेसिफिक अकाउंटेंट होता है, वो उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्या करता है, ऑडिट करता है। ये चैप्टर, ये सिलेबस ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, याद है आपको। इसकी जो प्लेलिस्ट है मैं आपको शो भी कर देती हूँ। ये जो ऑडिट वाला सब्जेक्ट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस वाला है, GST है, फिनेंशियल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये सारे के सारे ऑलरेडी हो चुके हैं। जस्ट अ मिनट, ये देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और ऑडिट है, कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाकर आपको नजर आ रहा होगा, इनकम टैक्स तो अब आपको नजर आ रहा होगा, और ऑडिटिंग के चैप्टर हैं कंप्लीट, 19 वीडियोस हैं, कंप्लीट चैप्टर सिलेबस करवाया हुआ है। तो यहाँ पर ऑडिट का मतलब होता है जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करवाते हैं, चेक करवाते हैं, ठीक। अब मैंने कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट को तो चेक तभी करवाऊंगे ना जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे, तो पहले बना लेते हैं। कहते हैं सेक्शन 44AA में ये बताया जाएगा किसको बुक ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत है, किसको बनाने की जरूरत नहीं है, और सेक्शन 40A भी ये बताएगा किसको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है, किसको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, जिनको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है वो ITR कब फिल कर सकता है, 31/7 को कर सकता है। जिन कंपनीज को ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट होती है वो 31 अक्टूबर तक उनके पास टाइम होता है कि वो अपने ऑडिट करवा दे, देन यहाँ पर अपने ITR को फिल कर लें, ठीक है। ये पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज है। तो सबसे पहले हम ये चेकआउट करेंगे बुक ऑफ अकाउंट किसको बनाना है। अच्छा, बुक ऑफ अकाउंट बनाने के लिए मैं सीधा स्टार्ट पे आती हूँ। बुक ऑफ अकाउंट बनाने के लिए ना हमने क्या किया हुआ है, सेक्शन 44, मैंने नहीं, बुक ने, मीन्स कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि इनको 44AA के अंदर डिवाइड कर दिया। मीन्स कि एक तो आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, तो हम क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया प्रोफेशन के अंदर हम अपनी रिसिप्ट्स को देखते हैं। एक हमारे पास है बिजनेस हैविंग अ पर्सन हैविंग अ बिजनेस है तो सेल्स देखेंगे, टर्नओवर देखेंगे। अच्छा, और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन का मतलब क्या है कि हम इसमें भी क्या देखेंगे, रिसिप्ट देखेंगे। स्पेसिफाई नॉन स्पेसिफाई की ये इसमें भी लिस्ट दी हुई है, लिस्ट याद नहीं करनी, सिंपल सा बात है, आपको लिमिट याद करनी है। अगर कोई पर्सन स्पेसिफाई प्रोफेशन के लिस्ट में आता है और उसके रिसिप्ट 1.5 लाख है, 1.5 लाख में हम कम लग रही है, रुको तो सही, रुको। कहते कि 1.5 लाख है, वो भी पिछले प्रीवियस ईयर लगातार 3 साल। आपको ये देखना है कि 1.5 लाख तीनों सालों में 1.5 लाख से अगर कम है, मान लीजिए पहले साल में 1.5 लाख है, ठीक है, दूसरे साल में भी 1.5 लाख है आपका, ठीक है, तीसरे साल में आपका 1,60,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है 1.5 लाख से क्रॉस कर रहे हैं ये सभी, 1.5 लाख या 1.5 लाख से क्रॉस कर रहे हैं। तो इस सिनारियो के अंदर आपको बुक ऑफ अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। इन केस किसी एक भी साल के अंदर, मैंने कहा इस साल मेरा 1,40,000 है,
उसके बाद मेरा 1,50,000 है, उसके बाद मेरा 1,68,000 है। कहते तीनों में से अगर एक भी साल आपका 1.5 लाख से रिसिप्ट कम हुई तो इस सिनारियो के में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ द ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड द ₹1,50,000 इन ऑल द थ्री, ऑल ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रेज करके ना हाईलाइट करती हूँ, हाईलाइट करते हैं येलो से, कि अगर ऑल द 3 ईयर के बारे में बात कर रहा है, अगर जब तक तीनों सालों में है तो आपको ज़रूरी है कि क्या करना, बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करना। अगर उससे कम है तो ज़रूरी नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करना। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैंने कहा अगर स्पेसिफाई नॉन स्पेसिफाई प्रोफेशन है या फिर कोई बिजनेस है तो इस सिनारियो के अंदर हम क्या देखेंगे, टर्नओवर के केसेस में 1,20,000 देखेंगे, प्रोफेशन के केसेस के अंदर हम 10 लाख देखेंगे। अच्छा, तो इसमें क्या देखना है मैम, इसमें देखना है कि अगर आपके टर्नओवर पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल में, ठीक है, यहाँ पे तो तीनों के तीनों साल ऑल लिखा हुआ था, बट यहाँ पर एनी वन ऑफ द 3 ईयर, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, एनी वन ऑफ द 3 ईयर, किसी भी 3 साल में से किसी एक साल आपकी टर्नओवर 1 लाख या फिर सर्विसेज देने से रिसिप्ट 10 लाख, मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 90,000 है, यहाँ पे 80,000 है, एक भी साल नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 1,20,000 है, यहाँ पे 1,50,000 है, तो रिक्वायर्ड है कि आपको बुक ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे? यहाँ पे तीनों में से एक साल को देखना है, यहाँ पे तीनों के तीनों साल देखने, बस यही लिमिट थी। अकाउंट बनाना है, किसको बनाना है, क्या नहीं बनाना, इसी बेसिस पे क्या किया था, 44AA आपके लिए था, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स, दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं, अकाउंट्स तो बना लिया, अब बात कर लेते हैं ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। अच्छा, एक बात और, ये तो बातें थी भाई आपके किन के लिए, कंपनी होगी, AOP होगी, BOI होगी, ये सभी हो गया। इंडिविजुअल और HUF के लिए थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? वो कहते हैं अगर आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है, वहाँ पर जैसे यहाँ पर 1,20,000 है, यहाँ पे 1,20,000 को नहीं देखना, और यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 10 लाख को नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि इंडिविजुअल और HUF के अंदर अलग क्राइटेरिया है, अलग क्राइटेरिया है। वो कहते हैं कि 1,20,000 की जगह, ये कहाँ गया, 1,20,000 की जगह आपको यहाँ पे 2.5 लाख देखना है, और 10 लाख की बजाय यहाँ पे 25 लाख देखनी है। ठीक है, ये केसेस बता रही हूँ मैं इंडिविजुअल और HUF का स्पेशली, बट अगर बात की जाए इंडिविजुअल HUF को छोड़ के तो आपको ये इनका क्राइटेरिया को यूज करना है। ठीक है, ओके जी। अब बात कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था सैलरी है, सैलरी हेड नहीं, क्या नाम है इसका, कि सेक्शन 28 के अंदर ये डिस्कस किया गया था कि जो पार्टनर्स की जो इनकम होती है, जो मैंने स्टार लगाया था, ये वाला पॉइंट, कि जो पार्टनरशिप फर्म से रिसीव होने वाली जो इनकम होती है पार्टनर्स की, वो PGBP की इनकम होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने देखा कि जैसे ही मैंने आप लोगों के लिए बोला कि तुम्हारी इनकम PGBP में जाएगी, तो जो पार्टनरशिप फर्म हैं और पार्टनरशिप के जो पार्टनर होल्डर हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ एक कोलैबोरेशन किया। कहते हैं चलो हमारा खर्चा बढ़ाते हैं। खर्चा कैसे बढ़ाएंगे? खर्चा कहते हैं तुम्हारी सैलरी मैं तुम्हारी 2.5 लाख कर दूं, है वैसे 50,000 सैलरी, उसने कहा मैंने दिखा दी 2.5 लाख, तो कहीं ना कहीं आपका इनकम, आपका प्रॉफिट उससे कम होगा या नहीं होगा? बताओ, होगा। तो इस तरह के विंडो ड्रेसिंग करना पार्टनरशिप फर्म ने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो कंपनी ने कहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो रहा है, ऐसे तो आप अपना प्रॉफिट दिखाते रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि इसके लिए भी कंडीशन फॉलो करो। जहां भी लूप होल नजर आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, कंडीशन अप्लाई कर दी। कहता है कि या तो सैलरी, जैसे इन्होंने सैलरी बढ़ा दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, मान लीजिए 20% देने लग गए अपने एम्प्लॉय को, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, जो कि एम्प्लॉय की इनकम होती है, पार्टनरशिप की इनकम होती है, पर फर्म का क्या होता है, खर्चा होता है।
तो इसीलिए यहाँ रखते हैं, है ना। याद है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते थे, इधर साइड डेबिट कर देते, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होती थी फर्म की वो यहाँ होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ होता था। तो पार्टनरशिप ने क्या नाम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा किस तरीके से हमें नुकसान होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने आईओसी की रेट फिक्स कर दी और सैलरी को भी फिक्स कर दिया कि कितनी सैलरी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलाउड है डेबिट होनी और कितना आपका परसेंटेज आईओसी में अलाउड है एज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलाउड है। तो यहाँ पे कहते हैं आईओसी आपका मैक्सिमम 12% हो सकता है और सैलरी कितनी हो सकती है, सैलरी कहते हैं कि जो फर्स्ट 3 लाख होगी उसका आपको 90% लेना है और या फिर 1.5 लाख, इन दोनों में से जो भी हायर होगी वो सेलेक्ट करना है। अगर आपकी 3 लाख से ज़्यादा है तो बैलेंस जितना भी बच गया उसका 60% लेना है। इन दोनों अमाउंट को ऐड करके हम क्या कर लेंगे, डेबिट साइड में दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरी इनकम 5 लाख है, सॉरी मेरी जो सैलरी है वो कितनी है, 5 लाख है। कहते सारी की सारी अलाउड नहीं है। 5 लाख में पहली कंडीशन फॉलो करो, दूसरी कंडीशन फॉलो करो। पहली कंडीशन क्या है कि पहले 3 लाख के ऊपर 90% या फिर 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। इसमें कितना होगा, 2,70,000। इनमें से जो हाई है वो कौन है, 2,70,000। कहते हैं बैलेंस कितना बचा, 2 लाख रुपए बचा। 2 लाख रुपए कितने का लेना है, 60% लेना है, तो कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। तो यहाँ पे 3,90,000 आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा सकते हो इंस्टेड ऑफ द 5 लाख। मीन्स की 5 लाख पूरा नहीं, 3,90,000 दिखा सकते हो। बन लो जितना तुमने चालाक बनना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की लोन के ऊपर सेक्शन 40B अप्लाई होता है। 12% आपका इंटरेस्ट अलाउड है मैक्सिमम, ठीक है, वो भी सिंपल रेट से बात की जा रही है। या फिर जो फर्म है आपको सैलरी दे रही है, बोनस दे रही है, कमीशन दे रही है, कुछ भी दे रही है, इन केस ऑफ द रेम्यूनरेशन वो अलाउड केवल वर्किंग पार्टनर्स को होगा, पहली बात। दूसरा, मैक्सिमम अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया। पहला क्या है कि 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट 90% लेना है और 1 लाख लेना है। इनमें से जो भी हायर होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इन केस बैलेंस बच जाता है तो 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, बुक प्रॉफिट का लेना है, मैंने सैलरी ले लिया बाय द डिफॉल्ट, सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ पे इसको सैलरी लिख लेना, ठीक है। ये सैलरी नहीं है, ये बुक प्रॉफिट है। बुक प्रॉफिट का लेंगे आप, ठीक है, हाँ बुक प्रॉफिट कर लेंगे बाय द डिफॉल्ट, सॉरी फॉर दैट। ओके, बुक प्रॉफिट 5 लाख है। मैक्सिमम अमाउंट जो कि आपको अलाउड होगी सैलरी की डिडक्शन के लिए, तो यहाँ पे ये अलाउड हो जाएगा 3,90,000। ठीक है, ठीक है। सुनो अब एक बात और सुनो। कह रहे हैं फर्म का प्रॉफिट है, फर्म ने इसके ऊपर टैक्स दिया होगा। प्रॉफिट अभी जो निकाला उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया होगा। अच्छा, टैक्स देने के बाद जो अमाउंट बच जाती है, मान लीजिए मेरे पास 5 लाख का प्रॉफिट था, इसके ऊपर 1 लाख रुपए टैक्स दे दिया, बाकी बचा 4 लाख है। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये आपके 4 पार्टनर है, 1-1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब पार्टनर्स की ये इनकम हो रही है, क्या इसके ऊपर दोबारा से टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगने के बाद दोबारा से उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। पार्टनर्स की टैक्सेबिलिटी केवल सैलरी के ऊपर होगी, पार्टनर्स की टैक्सेबिलिटी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर होगी, प्रॉफिट के ऊपर नहीं होगी, जो कि सेक्शन 28 के अंदर मैंने आपको बता दिया था। ओके, चलो ये चैप्टर हो गया फिनिश। आज हमारे 4 हेड कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन पेपर चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी आपको गिवन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से ईमेल आईडी और व्हाट्सएप से टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए, इवन इनकम टैक्स की कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए। ओके, तो ये मोस्ट ऑफ सिलेबस आपका हो चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपने मिल चुकी होगी। रिकवरी एंड रिफंड वाला चैप्टर भी हो चुका है, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कितने चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर चैनल भी स्पेशली आपके लोगों के लिए
सो आप यहाँ पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चों के पास शेयर करना।